Assalamu alaikum. The most discussed topic on pedagogy that is Bloom's taxonomy. तो आज हम Bloom's taxonomy पे बात करेंगे. ये जो वीडियो है ये Bloom's taxonomy के ऊपर complete guide है. So Bloom's taxonomy is a classification of different outcomes and skills that educators set for their students. So इसमें learning outcomes हैं basically जो different outcomes की बात हुई. So उन learning outcomes की जो क्लासिफिकेशन है और वो जो स्किल्स की क्लासिफिकेशन है जो कि एजुकेटर्स अपने स्टूडेंट्स के लिए सेट करते हैं, इसको एक ब्लूम्स टेक्सोनोमी का नाम दिया गया. ये टेक्सोनोमी 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने पेश की. बेंजामिन ब्लूम एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में. तो ये बहुत मशहूर टेक्सोनोमी थी जिसने बड़ा ज़्यादा सिलेबस के ऊपर एग्जामिनेशन और जो उनके आउटकम्स को लर्न करने के लिए अचीव करने के लिए या सेट करने के लिए जो पैरामीटर्स थे उस पे इसका बड़ा रोल रहा. एक अभी तक इस चीज को हम यूज करते हैं. सबसे पहले टेक्सोनोमी होता क्या? सो टेक्सोनोमी इज अ साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमिन्ड सिस्टम. कि एक प्री डिटरमिन्ड सिस्टम के तहत ये एक क्लासिफिकेशन करने का तरीका है और इसके जो रिजल्ट्स हैं इनको एक डिस्कशन या एनालिसिस के लिए एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है. तो इसमें जो टेक्सोनोमी इट बेसिकली इन्वॉल्व्स स्टडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं और ह्यूमंस हो सकते हैं. और इसमें टेक्सोनोमी के जरिए उन्हें क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज में और फिर उन्हें स्टडी किया जाता है फर्दर और वो एक तरह से उनका एक एनालिसिस किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन की जाती है. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस और वेल्स ये तो एक अनरिलेटेड किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं और ये मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से इनके अंदर काफ़ी डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी इनको मैमल्स कहा जाता है. सो टेक्सोनोमी के हवाले से या टेक्सोनोमिकली दे आर समहाउ रिलेटेड. सो ये क्लासिफिकेशन की साइंस है कि आप किस बेस पे क्लासिफाई कर रहे हो. सो मैमल्स में जैसे हम एक टर्म यूज करते हैं हाइपोनिमी, सो एक तरह से वो हाइपोनिम बन जाते हैं. टेक्सोनोमी का भी यही काम है कि वो क्लासिफिकेशन करती है, लेकिन ये प्री डिटरमिन्ड सिस्टम को यूज करती है फॉर दैट क्लासिफिकेशन. ब्लूम्स टेक्सोनोमी ये 1956 में क्रिएट की गई और ये डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट था उसकी लीडरशिप में इसे बनाया गया. इसका मकसद ये था कि जो एजुकेशन के अंदर हायर फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग को प्रमोट किया जाए, जिसमें एनालाइजिंग है, कॉन्सेप्ट्स की वैल्यूएशन है, उनके प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं. बजाय इसके कि सिर्फ फैक्ट्स को याद किया जाए, रट्टा लगाया जाए. तो चीज़ों को एनालाइज करके जब आप लेके चलेंगे एक्सपेरिमेंटल लेवल पे वो आपको याद रहेंगी, रट्टे वाली चीज़ें आपको भूल जाएंगी. सो इसको ज़्यादातर तब यूज़ किया जाता है जब हम इंस्ट्रक्शंस को डिज़ाइन करते हैं, लर्निंग प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं या लर्निंग प्रोसेस के लिए इंस्ट्रक्शंस को डिज़ाइन करते हैं. हमें एक क्लियर आइडिया मिलता है लेवल का और डेप्थ का कि लर्निंग प्रोसेस के लिए कितना लेवल होना चाहिए, कितनी डेप्थ रिक्वायर्ड है. और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे उस प्रोसेस के उसके राइटिंग के लिए भी बड़ी हेल्पफुल होती है ब्लूम्स टेक्सोनोमी. उसके हवाले से जो क्वेश्चंस की फॉर्मेशन उनके हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. जो कि हम क्वेश्चन पेपर्स डेवलप करते हैं उसके अंदर ब्लूम्स टेक्सोनोमी का बड़ा रोल होता है कि स्टूडेंट की मुख्तलिफ सलाहियतों को चेक किया जाता है. सिलेबस डेवलपमेंट के अंदर बड़ा इसका रोल होता है कि जो सिलेबस डिवाइस किया गया किसी एक सर्टेन क्लास के लिए उसके अंदर क्या बच्चों की उनका जो एक इसने पैटर्न दिया उस पिरामिड को हम देखते हैं अभी. सो उस पिरामिड के तहत क्या सिंथेसाइज जो है वो कर रहा है सिलेबस, क्या उसके अंदर एनालिटिकल एबिलिटीज के हवाले से क्वेश्चन किए जा रहे हैं, क्या उनका नॉलेज चेक किया जा रहा है. तो ये बहुत सारी चीजें यानी इसमें फॉल करती हैं जिनको आगे हम देख रहे हैं. तो उनके अंडर बेसिकली चीजों को मॉनिटर किया जाता है या एक क्वेश्चन पेपर या सिलेबस को अकॉर्डिंगली डिजाइन किया जाता है. सोलो टेक्सोनोमी, सोलो स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम. तो ये 1982 में बिग्स एंड कॉलिंस इन्होंने ये पेश किया. तो ये भी एक मॉडल है जो कि
एक तरह से इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल्स को डिस्क्राइब करता है, जो कि रिलेटेड है स्टूडेंट की थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग से, कि स्टूडेंट की थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग में जो लेवल्स किस तरह इंक्रीज करते हैं, यानी किस तरह हम उनके हवाले से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को मुश्किल बनाते जाते हैं। सो इसमें यह कि जो इन्होंने क्या किया, बिग्स और कॉलिस ने, इन्होंने स्टूडेंट्स की थिंकिंग को क्लासिफाई किया अक्रॉस अ रेंज ऑफ एजेस एंड अ रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स के टाइम के हिसाब से, यानी एज के हिसाब से बच्चे किस हद तक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चनिंग की तरफ जाते हैं, और सब्जेक्ट्स के हवाले से किस तरह आसान से मुश्किल चीज़ों की तरफ जाया जाता है। तो ये सोलो टेक्सोनॉमी ने इस पे किया, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम, सो ये इसका नाम ही इस हवाले से सोलो रखा गया। सो जो ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनॉमी थी, सो ये जो अर्ली 1940s में बेंजामिन ब्लूम ने आइडेंटिफाई किया कि जो एजुकेशनल गोल्स हैं, इनको स्पेसिफिक कैटेगरीज में प्लेस करना चाहिए, इसकी ज़रूरत है। और उसे ये था कि इस तरह करने से ये मुमकिन है कि हम जो बच्चे हैं, स्पेशली जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो ब्लूम ने बहुत सारे एक्सपर्ट्स की एक टीम का उनके साथ कोलैबोरेट किया, उनके साथ मिलके उसने तकरीबन 16 साल लगाए इसे, इस थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट को, इस टेक्सोनॉमी को रिफाइन करने के लिए, या इस फ्रेमवर्क को रिवाइज करने के लिए। सो जो फाइनल वर्जन है, जो कि टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से 1956 में पब्लिश हुआ, सो इसमें जो एक तरह से 6 ऑर्डर्स ऑफ लर्निंग दिए गए, जो कि एक फ्रेमवर्क के तौर पे यूज किए जाते हैं। सो इसके जो इंट्रोडक्शन से लेके ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आज तक बहुत सारी टीचिंग फिलोसफीज की बेस रही है। अगर आपने टीचिंग टेक्निक्स की वीडियो देखी है मेरी, और टीचिंग मेथोडोलॉजीज की वीडियोस देखी हैं, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से यानी बोरोड हैं, यानी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी उनके ऊपर उस जगह पे कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। इनिशियली इसका मकसद ये था कि स्टूडेंट की जो असेसमेंट है उसमें हेल्प करे, लेकिन इसमें यह हुआ कि टीचर्स ने इसको बहुत पसंद किया। फिर करिकुलम के डेवलपमेंट में इसको यूज़ किया गया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए इसको यूज़ किया गया, क्लासरूम की एक्टिविटीज़ को डिवाइस करने के लिए इसको यूज़ किया गया। सो ओवर द इयर्स जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इसको क्लास में, यानी किंडरगार्टन से लेकर कॉलेज लेवल तक मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, मुख्तलिफ लेवल्स पे, मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई किया गया, यूज़ किया गया, और ये बड़ा सक्सेसफुल था। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में जो कॉग्निटिव लेवल्स हैं, कॉग्निटिव लेवल्स क्या हैं, वो ये हमारे सामने है। नंबर वन इज रिमेम्बरिंग, यानी रिकॉलिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो आपके जहन में है। फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग बाय इंटरप्रेटिंग एंड समराइजिंग इंफॉर्मेशन, कि आप पहले याद करते हो, फिर अंडरस्टैंड करते हो, फिर आप अप्लाई करते हो, यानी आप इम्प्लीमेंट करते हो जो कि आपने अंडरस्टैंड किया। फिर उसके बाद क्या करते हो, आप एनालाइज करते हो। फिर इंफॉर्मेशन को आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ब्रेक डाउन करते हो, और फिर देखते हो कि किस तरह चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। फिर आप इवेल्युएट करते हो, जिसमें आपकी जजमेंट्स हैं मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड, उसमें क्रिटिक है, उसके अंदर चेकिंग है उसकी। फिर फाइनल इज क्रिएशन। सो एलिमेंट्स को हम लाइक वी पुट देम टुगेदर, ताकि हम एक नया कोहेरेंट और फंक्शनल होल मिल सके। सो ये कॉग्निटिव लेवल्स जो हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हवाले से डिफाइन किए गए, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। अब जो रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी में 2001 में, सो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, इसको एक लाइक इट वाज गिवन अ मेजर रीवैम्प बाय अ फॉर्मर स्टूडेंट ब्लूम, लॉरेन एंडरसन, जिसने असेसमेंट स्पेशलिस्ट के ग्रुप को लीड किया, और करिकुलम थियरिस्ट और साइकोलॉजिस्ट वो भी उसके साथ थे। इसका की एम क्या था कि जो वन डायमेंशनल लेवल हैं ओरिजिनल क्लासिफिकेशन सिस्टम के, उन्हें ज्यादा डायनामिक कॉन्सेप्ट से रिप्लेस किया जाए, ताकि लर्नर्स को यानी इजीली पता चल सके कि हर लेवल पे उनसे क्या चीज एक्सपेक्ट की जा रही है। सो रिवाइज वर्जन में जो फाइनल जो 2 लेवल्स हैं उन्हें स्विच कर दिया गया,
जिसमें क्रिएट द अल्टीमेट लेवल ऑफ थिंकिंग। सो क्रिएट को जो इसको सबसे अल्टीमेट लेवल के तौर पे सामने लेके आया गया। All of the levels of learning noted above make up the cognitive domain. लेकिन जो revised version है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वो सेपरेट करती है कॉग्निशन को डिस्टिंक्ट टाइप्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, सो अब जो लर्नर्स हैं, कैन द लर्नर्स रिमेंबर की फैक्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी? अगर उन्होंने पढ़ा तो क्या वो याद रख पाएंगे? फिर स्टूडेंट जो है वो मूव अप करेगा अंडरस्टैंडिंग की तरफ। सो वो नॉलेज को यूज करेगा जो कि उसने प्रीवियस लेवल पे लिया, यानी प्रीवियस लेवल क्या था? रिमेंबर का। अब उसे यूज करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर एप्लीकेशन या अप्लाई। अब इस स्टेज पे लर्नर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि अपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को एक पर्टिकुलर वे में एक्सप्लेन अप्लाई करे, इंप्लीमेंट करे। फिर एनालाइज। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेगा? ये एक हाई स्किल लेवल है, इसके लिए बड़ी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग चाहिए लोअर स्किल से, कि वो चीजों को एनालाइज करेगा, क्रिटिकली देखेगा। फिर इवेल्युएट। सो वो यहाँ पे तब ही वो कर सकेगा इसको जब वो लोअर ऑर्डर स्किल्स के ऊपर वो मास्टर हो चुका होगा, यानी इजीली रिमेंबर कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा, अप्लाई कर पाएगा, एनालाइज कर पाएगा, तो इवेल्युएट करना इजी होगा। एंड देन क्रिएशन, जो कि हाईएस्ट लेवल है। सो क्रिएशन रिवाइज टेक्सोनॉमी हाईएस्ट लेवल कहलाता है। इसमें यह कि नया और ओरिजिनल वर्क जो है वो बनाना, यानी इसमें थिंकिंग का हाईएस्ट लेवल रिक्वायर्ड है, डीपेस्ट लर्निंग रिक्वायर्ड है, ग्रेटेस्ट डिग्री चाहिए कॉग्निटिव प्रोसेसिंग की। अब ये ओल्डर और न्यू वर्जन के दरमियान डिफरेंस है। यानी ओल्डर वर्जन के अंदर जो है हम जो देख रहे हैं कि हमारे पास नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। जो न्यू वर्जन था वो रिमेम्बरिंग जो कि नॉलेज ही है, अंडरस्टैंडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन ही है, अप्लाई जो कि एप्लीकेशन ही है, एनालाइजिंग जो कि एनालिसिस ही है। अब यहाँ पे उसने सिंथेसिस को यानी क्रिएशन को उसने ऊपर ले आया और उसकी जगह इवैल्यूएशन को, जो कि ओल्डर वर्जन में टॉप पे था, उसे सेकंड नंबर पे लेके आए नए वर्जन में। यानी उसमें यह है कि इवेल्युएट करने के बाद जो क्रिएशन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। यानी क्रिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्रिएट कर रहे हो किसी चीज को, आप बनाने के काबिल हो गए हो, आप इस हद तक आपकी रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवेल्युएशन हो चुकी है कि नाउ यू आर एबल टू क्रिएट समथिंग न्यू, समथिंग पावरफुल। अब जो तीन डोमेन्स हैं जो एजुकेशनल एक्टिविटीज के हवाले से जो सेपरेट करती हैं, उसमें कॉग्निटिव है जो कि मेंटल स्किल को करती है टच, यानी नॉलेज को। इफेक्टिव है जो कि फीलिंग्स और इमोशनल एरियाज को इनको करती है, यानी एटीट्यूड और सेल्फ को। और फिर साइकोमोटर है जो मैनुअल और फिजिकल स्किल्स को सामने लाती है स्टूडेंट के, जो कि स्किल्स के हवाले से। ठीक है। सो कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। सो कॉग्निटिव का ताल्लुक नॉलेज से है, अफेक्टिव का ताल्लुक एटीट्यूड से है, साइकोमोटर का ताल्लुक स्किल से है। अब ये जो तीनों डोमेन्स हैं इन्हें एक एक्रोनिम KSA के नाम से जाना जाता है। K फॉर नॉलेज यानी कॉग्निटिव, S फॉर स्किल्स यानी साइकोमोटर, एंड A फॉर एटीट्यूड यानी अफेक्टिव। सो इस तरह इसको हम इजीली याद रख सकते हैं। जो 6 लेवल्स हैं ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, यानी जो रिवाइज थी उसमें सिंथेसिस यानी क्रिएशन सबसे एंड में आ गया, लेकिन जो ओरिजिनल में इवैल्यूएशन सबसे एंड में था। ये कॉग्निटिव डोमेन के हार्ट्स हैं, यानी ये उनके की फैक्टर्स हैं। अब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पैटर्न्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, अगर हम इनको याद रख सकते हैं और हम इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सो यही हमें बेस प्रोवाइड करती हैं हायर लेवल ऑफ थिंकिंग की। कि अगर हम इन सारी चीजों के अंदर मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो हमारा थिंकिंग का लेवल हायर हो जाता है। थिंकिंग का लेवल हायर होगा तो हम बेहतर चीजों को उनकी फॉर्मेशन कर सकेंगे। फॉर्मेशन से मुराद है कि अच्छे क्वेश्चंस बन सकेंगे, अच्छे MCQs बन सकेंगे,
अच्छा एक सिलेबस बन सकेगा, अच्छा करिकुलम बन सकेगा। साइकोमोटर डोमेन में स्टूडेंट्स जो हैं ये फिजिकल और मैनुअल स्किल्स को डेवलप कर, यानी यूज ऑफ मोटर स्किल्स जिसमें कोऑर्डिनेशन है, जिसमें फिजिकल मूवमेंट है। अब इस ये डिपेंड करता है एज ग्रुप और सेटिंग कि आप बैकग्राउंड क्या है, एज ग्रुप क्या है स्टूडेंट्स का। सो साइकोमोटर स्किल्स इसमें क्या चीज लेके आते हैं कि एनीथिंग फ्रॉम ड्रेसिंग अ वूंड टू ऑपरेटिंग हैवी मशीनरी, वो तमाम तर लाइफ रिलेटेड थिंग्स, यानी जो कॉग्निशन में था वो तो आपके नॉलेज और उसकी अल्टीमेट हद है। ठीक है, ये है एक तरह से उसकी प्रैक्टिकलिटी जिसको हम अ, जिसमें फिजिकल मूवमेंट्स शामिल हैं, जिसमें प्रैक्टिकल काम का करना शामिल है। इसमें एक बंदे को चोट लगी है तो उसको मरहम पट्टी कैसे की जाए, उससे लेके कोई हैवी मशीनरी को ऑपरेट करना है तो कैसे करना है, वो सारे स्किल्स शामिल हैं। सो ये स्किल्स कैसे मेजर किए जाते हैं? प्रोसीजर्स के हवाले से, टेक्निक्स के हवाले से, प्रिसीजन के हवाले से, स्पीड के हवाले से। प्रोसीजर मीन्स कि आपको क्या प्रोसीजर आता है कि किस तरह हमने अ, अ, यानी स्टेप बाय स्टेप इसको यूज करना है, किसी भी चीज को पट्टी करनी है तो स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है, ऑपरेट करना है मशीनरी को तो कैसे करना है। टेक्निक क्या होगी उसको यूज करने की, यानी पट्टी तो करना है लेकिन किस टेक्निक से पट्टी करेंगे या किस टेक्निक से मशीनरी चलाएंगे तो बेहतर है। प्रिसीजन कि आपको किस तरह आइडिया है कि आपने किस तरह इस मशीन को एक्यूरेटली यूज करना है। और स्पीड कि आप कितनी जल्दी ये काम कर लेते हो। सो ये सारा कुछ साइकोमोटर डोमेन में। इफेक्टिव डोमेन क्या है? ये इमोशंस और फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड है कि स्टूडेंट्स जो है उसमें अपने सब्जेक्ट के हवाले से आपस में जो उनकी एक फीलिंग्स हैं, बस एक मेडिकल सेटिंग के अंदर जो इफेक्टिव डोमेन है वो एक स्टूडेंट को इस तरह असेस कर सकती है कि किस तरह वो एम्पैथी को डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है। क्लासरूम सेटिंग में स्टूडेंट्स की एबिलिटी है कि किस तरह वो डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करता है, और इस तरह उनकी इवैल्यूएशन होती है। मतलब डिस्कशन में अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है, किस हद तक वो, उसका एटीट्यूड क्या है, वो इमोशंस कैसे हैं, वो कितना एग्रेसिव है, किस हद तक वो अपने आप को कंट्रोल करता है, किस हद तक वो अपने यानी कॉन्फ्रंट करता है एटीट्यूड्स को, किस तरह वो निगेट करता है, किस तरह वो अपने जो गुफ्तगू है उसे फोर्सफुल बनाता है। तो ये सारी चीजें इफेक्टिव डोमेन में आती हैं। तो जो पहली स्टेज है रिमेम्बरिंग, तो इसमें हम इंफॉर्मेशन को रिमेम्बर करते हैं, और इसमें किस तरह के हम वर्ड्स यूज करते हैं। लिस्ट, यानी टू लिस्ट समथिंग या एनलिस्ट, फाइंड, नेम, आइडेंटिफाई, लोकेट, डिस्क्राइब, मेमोराइज। जो अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन हैं वो किस हवाले से इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम बात करें कि क्वेश्चंस बना रहे हैं या सिलेबस डिजाइन कर रहे हैं या सिलेबस के अंदर एक्सरसाइजेस डिजाइन कर रहे हैं, तो ये छः के छः जो पोर्शंस हैं वो किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग में हम देखेंगे कि किस तरह सेंस बनाता है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन की। सो इसमें हम उसे कहेंगे कि इस चीज़ को इंटरप्रेट करके दिखाओ, फलां चीज़ को समराइज करो, एक्सप्लेन करो, इन्फर करो, पैराफ्रेज करो, डिस्कस करो। ये वर्ड्स इस तरह की यानी सेकंड कैटेगरी में यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ब्स जो हैं उसमें एप्लीकेशन के हवाले से हैं कि वो अप्लाई करे उस चीज को, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन यूज होते हैं। यूज, डायग्राम, मेक, चार्ट, ड्रॉ, अप्लाई, सॉल्व, कैलकुलेट। फिर एनालिसिस, तो एनालिसिस में एग्जामिन, कैटेगराइज, कंपेयर, कंट्रास्ट, ऑर्गेनाइज। Evaluation, judge, test, critique, defend, criticize, and creation. Design, build, construct, plan, produce, devise, invent. ये सारे जो verbs लिखे हैं इनका मकसद ये है कि जब आप सिलेबस डिजाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले जो एक पहली स्टेज है आप उनसे रिमेम्बरिंग के हवाले से पूछते हैं कि हम फॉर एग्जांपल कायद आज़म कौन थे, पाकिस्तान किसने बनाया, ठीक है, पाकिस्तान कब बना, पाकिस्तान कहाँ पे है, इस नक्शे में पाकिस्तान कहाँ पे है, रेड कलर जो है इनमें से किस ऑब्जेक्ट के अंदर है। ये वो चीजें जो कि रिमेम्बरिंग में। अंडरस्टैंडिंग में फिर हम उनसे थोड़ा सा, जब वो हायर लेवल पे जाता है बच्चा, फिर हम उससे अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सरसाइज उस हवाले से होती है कि डिस्कस करो, इस चीज को इन्फर करो, पैराफ्रेज करके दिखाओ। एप्लीकेशन में थोड़ा सा फिर ज्यादा
जैसा मैथ्स आ जाता है इस तरह हर सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्वेश्चन। डायग्राम बना के दिखाओ, चार्ट बना के दिखाओ, फ्लो चार्ट बनाओ। एनालिसिस में फिर हम उन्हें कहते हैं कि कैटेगराइज करो, एग्जामिन करो चीजों को, दो चीजों को कंपेयर या कंट्रास्ट करो। फिर इवेल्युएशन में हम उन्हें जज करने को कहते हैं, टेस्ट करने को कहते हैं, क्रिटिक करने को कहते हैं, डिफेंड करने को कहते हैं, क्रिटिसाइज करवाते हैं किसी चीज को। एंड क्रिएशन में हम उनसे कुछ बनवाते हैं, जो फाइनल से कंस्ट्रक्ट, बिल्ड, डिवाइस, यानी वो कुछ ना कुछ एक फाइनल प्रोडक्ट बना के देते हैं जो कि कॉग्निटिव डोमेन का हाईएस्ट लेवल है। अब नॉलेज लेवल जो है, लर्निंग, a student can define these terms related verbs। तो ये नॉलेज लेवल की टर्म्स हैं, जिसमें आइडेंटिफाई, लेबल, व्हेन, लिस्ट, मैच, ये जो भी हमने डिस्कस किया उसको मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ, अरेंज, डिफाइन, डिस्क्राइब वगैरह। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है नॉलेज लेवल पे? कि स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन नाउन्स, स्टूडेंट विल बी एबल टू नेम द आइटम्स गिवन इन द पिक्चर। सो ये एक तरह से फर्स्ट उसका लेवल है। फिर कॉम्प्रिहेंशन लेवल, सो अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे uh, ये हम देखते हैं कि किस तरह वो फैक्ट्स और आइडियाज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करके, कंपेयर करके, ट्रांसलेट करके, इंटरप्रेट करके। सो इसमें हम ये सारे जो वर्ब्स हैं उनको यूज करते हैं: extend, illustrate, explain, interpret, demonstrate, classify, show। Objectives क्या होते हैं? कि student will be able to explain the theory, a student will be able to discuss the global warming। तो ये है कि स्टूडेंट इस हद तक उसके उसको हम स्किल कर देते हैं। एप्लीकेशन लेवल में क्या होता है कि मुख्तलिफ सिचुएशंस के हवाले से वो चीज गेन्ड नॉलेज को अप्लाई करते हैं, कि बिल्ड करो, कंस्ट्रक्ट करो, ड्रॉ करो, डेवलप करो, इंटरव्यू करो, मेक यूज करो किसी चीज का, यूटिलाइज करो। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सजेस्ट सम रिफॉर्म्स। सो सोशल साइंसेज में रिफॉर्म्स और मैथ्स में ये कि कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग। एनालिसिस लेवल पे एनालाइज, कैटेगराइज, क्लासिफाई, ये सारे वर्ड्स। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? कि स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द पार्ट ऑफ अ माइक्रोस्कोप, और स्टूडेंट शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। सिंथेसिस लेवल, जो कि एक हमारा क्रिएशन का लेवल है, इसमें कंबाइन, कंपाइल, कंपोज, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, डिजाइन, डेवलप, एस्टिमेट, फॉर्मुलेट, इन्वेंट वगैरह वगैरह। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या? स्टूडेंट विल बी एबल टू कंप्लीट द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स, स्टूडेंट विल बी एबल टू रीअरेंज द जम्बल वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। यानी आपने उसको ब्लैंक्स थी, उसने फिल कर दिया, आपने सेंटेंस डिसऑर्डर्ड मैनर में दिया, उसने उसको रीऑर्डर कर दिया। बेसिकली इज कमिंग अप विद क्रिएशन। तो ये सिंथेसिस लेवल है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है जिसमें स्टूडेंट इज एबल टू क्रिएट समथिंग। वो आपके सामने कोई थ्योरम लेके आ रहा है, आपके सामने कोई चीज का फाइनल प्रोडक्ट लेके आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ला रहा है, कोई चीज प्रॉपरली ड्रॉ करके उसकी फाइनल एक शेप आपके सामने ला रहा है। तो ये हर एक सब्जेक्ट का एक सिंथेसिस लेवल है जो हम स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। वैल्यूएशन लेवल, जो कि इसमें हम इवेल्युएट करते हैं, जिसमें स्टूडेंट जो है वो अवार्ड, क्रिटिसाइज, डिसाइड, डिफेंड, इवेल्युएट, जज वगैरह। स्टूडेंट इसमें विल बी एबल टू असेस द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट विल बी एबल टू गिव देयर ओपिनियन अबाउट एजुकेशनल रिफॉर्म्स। सो इसमें वो एक तरह से अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को लेके आते हैं, चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं, कोई चीज़ कितनी बेहतर है, कितनी बुरी है। अब ब्लूम्स टेक्सोनोमी को कोर्स डिजाइन में हम कैसे यूज करते हैं? सो ब्लूम्स टेक्सोनोमी को एजुकेटर्स जो हैं स्कूल में, कॉलेज में, करिकुला, असाइनमेंट्स, लेसन प्लान्स इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। सो कोर्स डिजाइन के लिए इसको तीन मेन तरीकों में हम यूज कर सकते हैं। एक तो है कि मैच कोर्स कंटेंट विद लर्नर्स नीड। इसमें हम लैक वांट्स देखते हैं कि स्टूडेंट्स की वांट्स क्या हैं, उसकी लैक्स क्या हैं, और क्या उसकी जो नीड्स हैं वो हैं जिसके हवाले से कोर्स को डिजाइन किया जाए। फिर क्लियर गोल्स दिए जाएं कोर्स के हवाले से जो अचीवेबल हों, जिनको एक टीचर अचीव कर सके विद इन क्लासरूम। और करेक्ट पेस हो कोर्स की, यानी जो लेसन प्लानिंग है वो करेक्ट हो, कि आप हर एक आपका जो लेसन एक क्लासरूम के अंदर आपने डिजाइन किया वो प्रॉपरली, अगर 40 मिनट्स है तो वो 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, तमाम तरह एक्टिविटीज और वो जो स्टडी मटेरियल वो सारा कुछ इंक्लूड करके।
मैच कोर्स कंटेंट विद द लर्नर नीड, सो इसमें हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अ कंपनी में रन अ कस्टमर सर्विस कोर्स टू improve कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट, कि अब यानी कस्टमर सर्विस कोर्स करवाया जाएगा ताकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बने। और इसका मकसद क्या है कि ज़्यादा अच्छी कस्टमर फीडबैक मिले, और जो ट्रेनिंग्स है, एम्प्लॉय की जो ट्रेनिंग्स हैं, वो उनको ज़्यादा बेहतर तौर पे लोगों की खिदमत करने के लिए या सर्विस देने के लिए उनको बना सकें, यानी इनको इम्प्रूव कर सकें उनके स्किल्स को। सो कोर्स डिजाइनर्स और इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो ब्लूम्स टेक्सोनोमी के टूल्स को यूज कर सकते हैं और वैसे कोर्सेज बना सकते हैं जो कि पार्टिसिपेंट्स की नीड के मुताबिक हैं, और इसमें वो इंश्योर करें कि जो लर्नर्स जो हैं वो प्रॉपर कॉग्निटिव एबिलिटीज हर स्टेज पे वो एग्जिबिट कर रहे हैं। और यानी एक स्टेज से अगर वो निकल रहे हैं नॉलेज की और अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच रहे हैं, या रिमेम्बरिंग से वो अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच रहे हैं, तो रिमेम्बरिंग की स्टेज उनकी क्लियर हो, यानी वो हैप हैजर्डली पेजेस को अ, उलटते ना जाएं और पीछे उन्हें कुछ ना आता हो, यानी हर स्टेज के हवाले से उनकी मास्टरी होनी जरूरी है, फिर वो आगे जाएं। क्लियर गोल्स होंगे तो अचीवमेंट बेहतर होगी। सो इसमें यह है कि आपका एक क्लियर गोल क्या हो सकता है, रिड्यूस कस्टमर कंप्लेंट, के कस्टमर कंप्लेंट को रिड्यूस करना है हमने। तो हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो मेन ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर कंप्लेंट्स हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, उसके हवाले से इसके ऊपर काम होगा। और इसमें लेकिन एक तरह से अगर ये एक ब्रॉडर चीज है, वेग है, तो इसमें हमें मजीद इसको नैरो डाउन करना है कि पार्टिसिपेंट को हम स्पेसिफिकली बताएंगे कि उन्हें करना क्या है। सो ब्लूम्स टेक्सोनोमी ये चीज इंश्योर करेगी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें क्लियर, कंसाइज और मेजरेबल गोल्स दिए जाएं जिसको वो अचीव करेंगे इस कोर्स में। जो 2001 का रिवाइज्ड वर्जन है ब्लूम्स टेक्सोनोमी का, वो इसमें ज्यादा हेल्पफुल है कि वो मेजरेबल वर्ब्स देता है हर एक लेवल पे। जिस तरह वर्ब्स को हमने पीछे डिस्कस किया, वो मेजरेबल वर्ब्स हैं कि लर्नर की जो बेसिकली वो स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड कर लेता है कि उसे करना क्या है। यानी स्टूडेंट जो है, फॉर एग्जांपल इसमें ये कहते हैं कि जिस तरह स्पेसिफिकली जो रिड्यूसिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, कि कस्टमर को कोई यानी मेक श्योर करें कस्टमर को इशू ना हो, कस्टमर आपसे फौरन कांटेक्ट कर सके, कस्टमर आपके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करे, कस्टमर को दोबारा वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब ये इसको हमने थोड़ा सा कंप्लेंट्स को हमने ब्रेक डाउन कर दिया, इनको फर्दर ब्रेक डाउन भी किया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है वो तमाम तरह लेवल्स पे जो कि वर्ब्स की सूरत में उन्हें दिए जाएंगे। हर कंपनी अपने हिसाब से देगी कि भाई कस्टमर सर्विस जो कंप्लेंट्स हैं, यानी कस्टमर की जो कंप्लेंट्स हैं उन्हें रिड्यूस करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए क्या है, तो वो उस चीज को सामने लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कस्टमर को रिटेन करना, हम कस्टमर को खोना नहीं चाहते। फिर वो जो कोर्स है उसमें उस हवाले से डायरेक्शंस लाजमी होंगी क्योंकि वो मेन ऑब्जेक्टिव है। फिर करेक्ट पेस ऑफ कोर्स, यानी करेक्ट पेस ऑफ कोर्स एक तो ये कि टाइम के हवाले से, दूसरा है कि आप चीजों को प्रॉपरली टाइम्स यानी एक सीक्वेंस से लेकर चलें, कि रिमेम्बरिंग से शुरू करें और क्रिएटिंग पे एंड करें। ठीक है। और इसमें फिर ये है कि आपका वो जो टाइम फ्रेम है वो पूरा हो। सो पार्टिसिपेंट को ब्लूम्स टेक्सोनोमी के हवाले से, लाइक दे विल बी आस्क्ड टू कंपेयर, डिस्कस और प्रिडिक्ट, so they will understand that the course is focused on the lower levels of thinking. So if they're asked to relate or investigate, they will understand that they have moved on to the analysis stage. So if the instructor constantly measures participants' progress, so they can determine whether the course is moving too quickly or too slowly and make adjustments accordingly. So जब उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, उनका इतना नॉलेज हो चुका होगा कि उन्हें पता होगा कि हम अब जो हमसे करवाया जा रहा है वो हम कोर्स के किस लेवल पे ले जाके कराया जा रहा है, और क्या अभी हम इस लेवल पे जाने के काबिल हैं या नहीं, क्या हमें स्लो चलना चाहिए, क्या हम बहुत स्लो चल रहे हैं, हमें फास्ट चलना चाहिए। तो वो उस चीज को भी डिटरमिन कर सकते हैं। सो असेसमेंट और इवैल्यूएशन में हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी को कैसे यूज कर सकते हैं। असेसमेंट और इवैल्यूएशन में ये हो सकता है कि जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी है उसके ये जो सारे वर्ब्स हमने यूज किए, इनका इनको इंक्लूड किया जाए आपके क्वेश्चन पेपर में। यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर हो वो एक तो मेन तीनों डोमेन्स को, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, इनको फोकस करता हो। फिर जो कॉग्निटिव डोमेन के जो 6 एस्पेक्ट्स हैं, फ्रॉम रिमेम्बरिंग टू क्रिएटिंग, उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर आपका जो पेपर है वो
बनता है। नॉर्मली हम एमसीक्यूज बनाते हैं, सो हमारे एमसीक्यूज क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लेवल पे, वो अंडरस्टैंडिंग पे ही होते हैं, एक छोटे लेवल पे। हु इज डैश, who is like or what is relation of dash with dash। ठीक है, अब ये सिर्फ और सिर्फ रिमेम्बरिंग के व्हेन वाज डैश born या व्हेन वाज पाकिस्तान फाउंडेड, तो इस तरह क्या है कि आप एक ही लेवल के ऊपर क्वेश्चन करी जा रहे हो, यानी आप सिर्फ रिमेम्बरिंग के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें आप अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आ रहे। तो ये हमें सिखाता है कि हम ये 6 के 6 जो लेवल्स हैं उन्हें लेके आए, क्योंकि हम उनका नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं, कॉग्निशन टेस्ट कर रहे हैं, तो कॉग्निशन के टेस्ट के लिए वो 6 के 6 लेवल्स को हमें लेके आना जरूरी है कि हम उन सब चीजों को टेस्ट करें। तो एक अच्छा क्वेश्चन पेपर, एक अच्छी असेसमेंट इवेल्युएशन वही होती है जिसमें आप इन 6 लेवल्स के ऊपर जाके स्टूडेंट्स को असेस करते हो कि नॉलेज लेवल उनका कैसा है, उनकी रिमेम्बरिंग कैसी है, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उनकी एप्लीकेशन कैसी है, इवैल्यूएशन कैसी है, टिल क्रिएशन। तो दिस शोज लाइक द क्वेश्चन पेपर इज वेरी गुड, और इस तरह वो जो क्वेश्चन पेपर है वो उनके स्टूडेंट्स की हर तरह की एबिलिटी के ऊपर फोकस करता है। कई लोग रट्टे में बड़े अच्छे होते हैं, तो वो रिमेम्बरिंग के क्वेश्चंस के ऊपर दे कैन इजीली पास द एग्जाम और दे स्कोर रियली वेल, लेकिन एनालिसिस पे वो लोग रह जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को उस हवाले से तैयार कराना भी एक चैलेंज है, और इस हवाले से स्टूडेंट्स को गाइड करना और उनको उनका एक क्वेश्चन पेपर बनाना भी एक चैलेंज है। हम तो एक हैप्पैज़ार्ड मैनर में बैठते हैं, अच्छा 10 क्वेश्चन बनाने हैं, फटाफट बनाए, या कई दफा पुराना ही पेपर निकाला आगे कर दिया, विच इज एक्सट्रीमली रॉन्ग, जिसमें ब्लूम्स टेक्सोनोमी का नाम ही नहीं है। अगर है तो सिर्फ एक आधे डोमेन पे हम फोकस कर रहे हैं। इसका मकसद है कि हम सारी डोमेन्स को सामने लेके आए ताकि स्टूडेंट को उसके ऊपर प्रॉपरली हम मॉनिटर कर सकें, जज कर सकें। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।